मैं फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे जो टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ चल रही हैं डेली बेसिस पे उसके एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग फॉर द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस टू। और ये हम जैसे ही 5 दिन की क्विज़ हो जाएंगे तो 25 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक जगह ही उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, रेदर देन कि डेली डेली करना है इसको। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जियो खान यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है जियो खान जियोलॉजी करके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन है वो आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं बहुत बार इसको बता चुका था, ओशिनोग्राफी के लेक्चर सीरीज में भी बता चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद भी आप देखेंगे तो देखना यहाँ पे ओनली 62% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आउट ऑफ 242। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये जो करेक्ट आंसर है ना उसका परसेंटेज कम होता चला जाएगा। ठीक है, जबकि ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है और इतनी बार पूछा जा चुका है और इतनी बार बताया जा चुका है। ठीक है, और फिर भी गलत हो रहा है, तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं पढ़ा देने के बाद। ठीक है, या तो फिर आप लेक्चर्स नहीं देख रहे अच्छे से, अगर नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। और देख रहे हो और फिर भी गलत हो रहा है तो फिर आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है इस दुनिया में। सीधी सी बात ही है कि पढ़ाने के बाद में, समझाने के बाद में सैलिनिटी क्या होती है, किस बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, किन एलिमेंट्स के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इतना कुछ डिटेल में डिस्कस किया है यार, फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था, बताओ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने सही किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन सी वाटर विल लीड्स टू। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब कार्बन सिस्टम में समझा रहा था ओशिनोग्राफी के लेक्चर्स में। और इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट से क्या रिश्ता है, कोई लेना देना है, वो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ द सी वाटर वी वर डिफाइनिंग टू केमिकल एनवायरनमेंट्स, दैट इज एसिडिक एंड एल्कलाइन एनवायरनमेंट। सो पीएच के बेसिस पे कैसे बोल रहे थे कि एसिडिक एनवायरनमेंट की पीएच है वो कम होगी, एल्कलाइन एनवायरनमेंट की ज़्यादा होगी। कितनी 7.8 अपन ने एक पैरामीटर माना था, फ्रेश वाटर के लिए 7 मानते हैं। अब ये जो पीएच है वो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, CO2 की कंसंट्रेशन पे। तो CO2 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, पीएच है वो कम होती चली जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईच अदर। ठीक है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये क्लियर सी बात है। और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन CO2 पे डिपेंड करती है, CO2 बढ़ेगी तो पीएच घटेगी, तो पीएच घटेगी तो इन्वायरमेंट कैसा होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में ये वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि कार्बोनेट से बनी हुई चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे रॉक हो, चाहे मिनरल हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। जैसे आप अफरवेसेंस टेस्ट करते हैं ना कार्बोनेट, लाइमस्टोन और डोलोस्टोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स के अंदर क्या होता है, वो आपके एसिड जैसे ही उसके ऊपर अटैक आएगा वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच घटेगी, और पीएच घटेगी तो एनवायरनमेंट कैसा होगा, एसिडिक होगा, और एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से क्या होगा, कार्बोनेट्स हैं वो डिसोल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आउट ऑफ 112 सिर्फ 44% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, इसको इतनी बार इसका कंसेप्ट CCD में भी बता दिया था, इसका कंसेप्ट कार्बन सिस्टम में भी बता दिया था, इसका कंसेप्ट मैंने पैलेंटोलॉजी लेक्चर 1 में भी डिस्कस कर दिया था जब CCD में डिफाइन करा था उसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद भी ये गलत हो रहा है, तो अगेन वो ये, या तो आपने लेक्चर नहीं देखे होंगे तो समझने की कोशिश नहीं करी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो यार, है ना, ऐसे मत करो। तीसरा क्वेश्चन है द मिनिमम सेडिमेंट्स बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ मेराइन सेडिमेंट्स। ये एक फैक्ट है, इसको आपको याद करना है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर है एबाइसल प्लेन, डीप ओशन फ्लोर के ऊपर सबसे कम मेराइन सेडिमेंट्स का वॉल्यूम होता है। ये फैक्ट है, इसको याद कर लो, और इसका कोई, इसके पीछे कोई कंसेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लोगे, ख़त्म है कहानी। ठीक है, और इसको भी ऑलमोस्ट 42% लोग ही करेक्ट कर पाए। चौथा क्वेश्चन है
विच मेराइन प्रोविंस करेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम, एक मिनिमम है। देखो यहाँ पे ये कुछ बच्चे स्मार्ट खेल के गए, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, पहले में क्या पूछा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टोटल सेडिमेंट्स किसके अंदर है, तो इसका आंसर है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत कम लोगों ने दिया, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो कॉन्टिनेंटल स्लोप को फिर से कुछ लोगों ने वही आंसर कर दिया। मतलब या तो पहले वाला क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है या ये वाला क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। तो यार भाई लाडले हाथा जोड़ी रो काम है, ऐसे मत करो यार, ठीक है। थोड़ा ढंग से दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं। और यही लेवल आपके एग्ज़ाम में रहेगा, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ओशनोग्राफी जहाँ भी पूछी जाएगी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं आएगा, यही लेवल रहेगा। आप चाहे कोई एग्ज़ाम दे लो, नेट दे रहे हो या यूजीसी की नेट दे रहे हो या ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा हो, कुछ भी कर रखा हो आपने, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंगनीज और फॉस्फोराइड नोड्यूल्स मैंने क्लियर कट बताया था जब मेराइन सेडिमेंटेशन बता रहा था, तो ये बोला था कि हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स का ये एग्जाम्पल है। अब हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स होते क्या है कि वाटर के थ्रू जो केमिकली प्रेसिपिटेटेड जो मटेरियल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर कुछ काफ़ी लोगों ने सही दिया था, 53% के आसपास करेक्ट है ये, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जो आपके हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स के जो मैंगनीज और फॉस्फोराइड्स वगैरह हैं, तो मैंगनीज नोड्यूल्स मिलते हैं अपने को, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं उनको। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके उसके अंदर एक से ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर, मैंगनीज के जो है, उसका सही आंसर क्या है, कॉपर निकल कोबाल्ट। ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में भी 2 नंबर का पूछा जा चुका है ऑलरेडी, गेट में भी पूछा जा चुका है, नेट में तो आता ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर ये अपना है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट्स इन सी वाटर, उसका क्या इफेक्ट होगा पीएच पे। तो कार्बोनेट्स जब प्रेसिपिटेट होंगे तो क्या करेंगे, CO2 को रिमूव करेंगे, और CO2 को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच है। तो CO2 रिमूव होगी तो पीएच बढ़ेगी, तो सिंपल सा आंसर है पीएच विल इंक्रीज। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें भी 40, यहाँ पे दिक्कत ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप नहीं ले पा रहे हैं, या तो ढंग से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। तो और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से बच्चे हैं वो आंसर करने में डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होएगा, मुझे भी नहीं पता है कि किसने आंसर किया है। आपके आंसर आपकी प्रॉपर्टी है भाई, वो सिर्फ आपको पता है कि आपका गलत हुआ है कि सही हुआ है, हमें किसी को भी नहीं पता होता कि आपने सही किया या गलत किया है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ट्राई करो कि मैक्सिमम अटेंड करो क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाए उन सबको अटेंड करो, ये फ्री फंड में मिल रहे हैं भाई। और यही कोचिंगों में जाके दोगे, पैसे दे करके करोगे, फिर गलत करोगे, क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको सॉल्व करो। आपके आंसर सिर्फ आपको पता होते हैं, गलत हो रहा है तो फाइंड आउट करो कि क्यों गलत हुआ है, सही हुआ है तो फाइंड आउट करो कि जो सोचा था वो थॉट प्रोसेस सही जा रही है, तो उसी के हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस को भी अप्रोच करते रहो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लड़के इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। चलिए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। टिपिकल क्वेश्चन क्या था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 एटमॉस्फेरिक सेल हैं, 3 एटमॉस्फेरिक सेल में आपका एक हेडली सेल है, एक फेरल सेल है, एक आपका पोलर सेल है। हेडली सेल है वो 0 से 30 डिग्री लेटीट्यूड में है, बाकी आपका 31 से 60 डिग्री में है फेरल है, और बाकी का 61 से 90 में पोलर है। तो यहाँ पे देख लो क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया है, ट्रेड विंड्स हैं जो 0 से 30 डिग्री लेटीट्यूड के अंदर जो मिलती हैं अपने को, उन विंड्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ठीक है। और वो ट्रेड विंड्स जनरली कौन सा सेल बनाती हैं, 0 से 30 डिग्री के बीच में कौन सा होगा, हेडली सेल, ठीक है। तो ये अच्छा है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड ओवर सेचुरेशन। सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, उससे पहले ओवर सेचुरेशन और उससे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज में बोला था कि अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजोल्व्ड बाई ए वॉल्यूम ऑफ वाटर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी, ये सॉल्युबिलिटी थी। और ये सॉल्युबिलिटी कितनी गैस वो डिजोल्व कर सकता है, वो उसका सेचुरेशन पॉइंट है। तो अगर डिजोल्व नहीं कर पा रहा है तो रिलीज करेगा तो ओवर सेचुरेशन की तरफ जाएगा, और ज़्यादा गैस डिजोल्व कर सकता है तो वो और अंडर सेचुरेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि ओवर सेचुरेशन की तरफ शिफ्ट कब होगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस कम डिजोल्व हो पाएगी, सैलिनिटी बढ़ेगी तो गैस कम डिजोल्व हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ओवर सेचुरेशन की तरफ कब जाएंगे, तब जब सैलिनिटी इंक्रीज होगी, बाकी सारे ऑप्शन जो भी दे रखे हैं उनमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी का मतलब क्या है कि सेचुरेशन पॉइंट है वो अंडर सेचुरेशन की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ गैसेज इन सी वाटर के लेक्चर के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको जो पढ़ाया ओशनोग्राफी में अब तक मैंने वहीं से है,
एक भी क्वेश्चन उस कंटेंट से बाहर नहीं है। और उसमें भी ये हालत है कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पे 100% सही आंसर आया हो, ठीक है। तो देख लो यार तुम, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन सी वाटर कैन बी डिक्रीज्ड बाई, अब सोलिबिलिटी कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, मैंने बोला है कि सेलिनिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सेलिनिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो हाइड्रेटेड आयंस है, सेलिनिटी बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो हाइड्रेटेड आयंस है वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड ऑन करके कोशिश करेंगे, जब उनको पकड़ के रखा है तो गैस कहाँ से डिजोल्व कर पाएगा, तो सेलिनिटी बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी घट जाएगी, सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। तो 42 लोगों ने इसको 42% लोगों ने सही किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वेपर कंटेंट में इंक्रीज होगी तो डेंसिटी ऑफ एयर पार्सल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेपर कंटेंट H2O का वाटर जो एटॉमिक मास है वो गैस के जो एयर पार्सल के अंदर बाकी गैसेज हैं उससे कम है, तो वेपर कंटेंट बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी मेरे भाई लाडले, घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगेन बहुत से लोगों ने इसको गलत किया है, ठीक है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। चलिए फिर आपका डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल बनता है 31 डिग्री लेटीट्यूड से 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन से प्रोसेस से बनता है, मैकेनिकल प्रोसेस से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सेल्स के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है यार, एक एक चीज़ को हर छोटे छोटे एस्पेक्ट से कलेक्ट करते उसको एक्सप्लेन किया है, और फिर भी गलत। चलिए, विद फॉर्मेशन ऑफ सी आइस, अब मैंने बोला था कि जब सी वाटर से आइस फॉर्म होगी तो क्या होगा कि 70% प्योर वाटर विल बी रिमूव्ड एंड 30% ऑफ द सॉल्ट कंटेंट विल कंटेन्ड इनटू द आइस। तो अब 30% सॉल्ट रिमूव हो रहा है और 70% वाटर, प्योर वाटर रिमूव हो रहा है। तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट कम रिमूव हो रहा है, प्योर वाटर ज़्यादा रिमूव हो रहा है। तो प्योर वाटर ज़्यादा रिमूव होगा तो क्या होगा, कंपेरेटिवली सैलिनिटी बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो सैलिनिटी बढ़ाएगा, सी आइस फॉर्मेशन होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है सैलिनिटी विल इंक्रीज, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर विच वाटर इवेपरेट फास्टर, इसका सिंपल सा कंसेप्ट था, वेपर प्रेशर से रिलेट करके करना था अपने को इसको। वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया था कि कौन से टॉपिक में बताया था, इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। उसमें बोला था कि जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन है वो कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा रीज़न है कि जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होगी उसका इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। फिर भी बहुत से लोगों ने क्या किया, हाइपर सैलाइन को कलेक्ट कर दिया, सैलाइन वाटर को कलेक्ट कर दिया, ब्रेकिश वाटर को क्यों नहीं किया, फिर ये मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर फ्रेश वाटर है, और ये मैंने स्टेटमेंट बना करके भी बताया था, और मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के स्टेटमेंट बना करके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। वेपर प्रेशर तो समझ में आ गया ना, जैसे अपना पानी है, पानी से वाटर इवेपोरेट हुआ तो वो वेपर आ गई इसके सरफेस पे। अब ये वेपर का प्रेशर कितना है इस सरफेस के ऊपर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर है वो कैसे घट बढ़ सकता है, जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को जो सॉल्यूट्स हैं वो उसको होल्ड ऑन करके रखेंगे, बांध के रखेंगे, तो उसको इवेपोरेट होने नहीं देंगे आसानी से। तो सैलिनिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका वेपर प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन ही नहीं हो रहा, तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा लाडले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है इसका फ्रेश वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बताया था, और ये क्वेश्चन इस बार नेट के एग्जाम में भी आया था, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, और क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि अगर कोई सी वाटर है जिसकी सैलिनिटी 25 पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा है तो उसकी मैक्सिमम डेंसिटी का टेम्परेचर कितना होगा, लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री से कम का जो भी टेम्परेचर है उस पे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी। अब वो यहाँ पे प्रिसाइजली नहीं दिया, वो आपको रट्टा नहीं मारना था, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब वो क्यों है, अगेन वही है कि हाइड्रेटेड जो आयंस हैं वो बांध के रखेंगे उसको, सिंपल सा रीज़न है यार, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अब यहाँ पे 61% लोगों ने 4 डिग्री सेंटीग्रेड किया है। लाडले समझ इसको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होती है। प्योर वाटर जो फ्रेश वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। सैलाइन वाटर विद
सैलिनिटी मोर देन 25 पार्ट्स पर 1000 की नहीं होती है, ये मैंने बताया भी था ओशनोग्राफी के लेक्चर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर अपना कि पीएच ऑफ सी वाटर को डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो पीएच को कम करते हैं, ठीक है। अब पीएच कम कैसे होगी, CO2 बढ़ाना पड़ेगा आपको या H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। अब इन फैक्टर्स में से कौन कौन से ऐसे हैं जो CO2 या H+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अबंडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जैसे कि हम CO2 बाहर निकालते हैं, O2 अंदर लेते हैं, सिंपल सा रीज़न है। तो CO2 जितना एक्सेल करेंगे, एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना ही क्या होगा, जो भी आपका मीडियम होगा उसकी पीएच घटेगी ऑब्वियसली। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स तो CO2 कंज्यूम करते हैं यार, CO2 कम होगी तो पीएच बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डीगैसिंग होगी, ओवर सेचुरेशन की तरफ वो चला जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डिजोल्व CO2 थी वो भी निकल जाएगी, वहाँ से रिलीज हो जाएगी। कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेशन होगा तो CO2 कंज्यूम होगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा रीज़न था और फिर भी सिर्फ और सिर्फ 29% लोगों ने इसको कलेक्ट किया, और ये मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ यार, लाडले ऐसे मत करो, ठीक है। फिर मेरा है ना मन दुखी होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ढंग से करो यार ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन इस फ्रेमिंग के साथ में नहीं पूछा गया है। इन ऑप्शंस में से कोई एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना करके दिया हुआ था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती रहती है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द गैसेज इन सी वाटर, इसका मैंने सिंपल सा बताया था कि मोस्ट प्राइमरी फैक्टर्स विच रेगुलेट्स द गैस इन सी वाटर, वो क्या था, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स CO2 एक्सेल करेंगे, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है CO2 O2 को एक्सेल करेंगे, सिंपल है, ठीक है। एक O2 बढ़ाएगा, एक CO2 बढ़ाएगा, और सिस्टम है वो बैलेंस बन के रहता रह चला जाएगा। विंड्स, रिवर्स, एक्टिविटी ऑफ ओशन सर्कुलेशन, यहाँ ये जो विंड और ओशन सर्कुलेशन सरफेस पे जो होता है ना, यहाँ से एयर का डिफ्यूजन होता है, रेगुलेट नहीं करता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेगुलेट नहीं करता है। रेगुलेट कौन करता है, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैसे, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स की अबंडेंस बढ़ेगी तो CO2 बढ़ा देंगे, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो O2 बढ़ा देंगे, ये रेगुलेट करना होता है। और डिफ्यूजन में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सी की तरफ क्या होगी, आपकी गैस मूव करेगी, और सी वाटर के अंदर गैस ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो वो डिफ्यूजन होगा वहाँ पे, और वो डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। बताओ, इतने बेकार बेकार लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यार ये क्वेश्चन गलत कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे मत करो यार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द एसिडिटी ऑफ सी वाटर। एसिडिटी मैंने बोला था कि एसिडिटी इज रेगुलेटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पीएच आपका क्या करता है, पीएच क्या करता है, केमिकल नेचर को बताता है। H+ आयन क्या करता है, केमिकल रिएक्टिविटी को बताता है वाटर की कैसी है, ठीक है। केमिकली कितना एक्टिव है वाटर, वो कौन बताएगा, उसके अंदर H+ आयन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और पीएच को रेगुलेट करने वाला सिस्टम कौन सा है, कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम। और एसिडिटी ऑफ वाटर बताने वाला कौन है, ये है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ध्यान में रखना लाडले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको 3 तरह के स्मोकर्स बताए थे एक आपका वाइट स्मोकर, एक आपका ब्लैक स्मोकर, और एक आपका वेंट, ठीक है, क्लियर वाटर वेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि वाइट स्मोकर्स के अंदर है वो वाइट वाटर जो एमिट करते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, मेनली बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस की वजह से। तो सिंपल सा आंसर था इसका। अगर आप लेक्चर भी देख रहे हो सिंसियरली और क्विज सॉल्व कर रहे हो तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशन के अंदर मिलता है अपने को, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा नाम इसका सुंडा है, ठीक है। फिर आपका स्मॉलेस्ट और सेलोवेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पैसिफिक ओशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। उसके बाद में अटलांटिक ओशन आता है, उसके बाद में इंडियन ओशन आता है, और सबसे छोटा और सबसे जो आपका कम डेप्थ वाला है वो आपका कौन है, आर्कटिक ओशन, ठीक है। और ये काफ़ी लोगों ने सही कर दिया था इसका, ये मैं खुश हूँ इससे। लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ फेरल सेल, फेरल सेल कहाँ से कहाँ मिलेगा, 31 से 60 डिग्री के बीच में मिलेगा, सिंपल है, ये काफ़ी लोगों ने करेक्ट कर दिया था।
और फिर नॉर्मल पीएच ऑफ सी वाटर कितनी होती है, 8.1 होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर आप पीएच लेवल ऑफ वाटर इंडिकेट क्या करता है, H+ आयन की कंसनट्रेशन को डायरेक्टली इंडिकेट करता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर अल्ले ख़त्म हो गया, थैंक यू। चलो अब सुनो, मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो ले लो, क्या पर्क्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 1-2 दिन में हम पूरा प्लान करके आएंगे। लाइव सेशंस होंगे, जो लेक्चर्स होंगे उनकी पीडीएफ भी मिल सकती है, हम इस पे काम कर रहे हैं कि वो करें कि नहीं करें। फिर ये है कि आप जैसे होता है ना कि पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आपके दिमाग में डाउट आया, तो अब आपको डाउट क्लियर करना है, तो किससे करोगे, मुझे मैसेज करोगे। कहाँ करोगे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो अब आपने तो मेरे को डाउट मैसेज कर दिया कि अब भाई बता देगा मास्टर, ठीक है, लेकिन तुम ये सोचो यार कि मास्टर के पास में तुम जैसे 100 बच्चों के मैसेज आते हैं, ठीक है, अगर मैं उन डाउट्स के मैसेज के रिप्लाई करने बैठ गया ना तो मेरा पूरा दिन उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्क्स है कि आपके डाउट्स आ रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए आपको, तो हम लाइव सेशंस लेके आएंगे, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर दी मेंबर्स हु हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द चैनल, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, 119 रुपये का है यार, 2 यार भाई लोगों के साथ में बैठ करके चाय में निकल जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे, तो लेना है तो ले लेना यार, तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है अपने। बट ये है कि मैं ये देख रहा हूँ रेगुलरली कि जो क्विज़ मैं ओशनोग्राफी के लेक्चर्स में लास्ट में देता हूँ 10 क्वेश्चंस, उसके आंसर्स हैं वो कुछ बच्चे दे रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, 25-30 लड़के लड़कियाँ हैं, अब बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, और उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है उनके लिए। आप करते रहोगे आपको मिलेगा, और 100% मिलेगा, दिस इज़ माई कमिटमेंट, ठीक है। हल्के हल्के में ना ले रहे हो तो पता चला तुम हल्के में ले रहे हो, ठीक है। ये होता है ना कि देखो यही कंटेंट है ना, आप कोचिंग में जाके पढ़ोगे हमसे तो हम आपसे 25-30 हज़ार रुपये लेंगे, ये कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, आप इसकी कदर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो हमें कोई नुकसान नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मेरे अपने रीजंस हैं इसको करने के, ठीक है। आप इसको ढंग से कितना ले पाते हो ये आपके ऊपर है, अच्छे से लोगे तो आपका फ़ायदा है, और नहीं लेते हो तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका नुकसान हो, आप या कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका नुकसान हो। पॉइंट ये है कि अगर हमारे टाइम पे इस तरह की कोई सुविधा होती तो हम तो फाड़ देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो तुम्हें मिल रही है सुविधा तो थोड़ा सा देख लो इसको, है ना। और कुछ नहीं है, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स आएंगे, अभी आने वाले नेक्स्ट वीक से टाइम टेबल बन जाएगा आपका, 2 दिन कोई एक सब्जेक्ट के लेक्चर होंगे, 2 दिन कोई एक के, 2 दिन कोई एक के, लास्ट दिन पे क्विज़ का डिस्कशन होगा, लाइव सेशंस होंगे, और वो सारा है। तो प्रॉपर कोचिंग की तरह टाइम टेबल बांध देंगे आपका। आपको अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो मोस्ट वेलकम है, आपको कहीं और जाके तैयारी करनी है तो आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिए कि कौन से प्लेस पे आपको जाना है, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा जब लॉकडाउन हटेगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। कर दें, ख़त्म करते हैं यार इसको, कहाँ तक खींचेंगे।